नमस्कार, आदाब। मैं हूँ जैद वारसी। न्यूज मंथन के इस पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की फहरिस्त में हमारे साथ उत्तर प्रदेश की कैसरगंज विधानसभा के विधायक आनंद कुमार यादव जी, जिनके नाम से कई रिकॉर्ड हैं। जिला पंचायत का चुनाव इन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 16,000 वोटों से जीता था। 2 बार के ब्लॉक प्रमुख, 1 बार समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, मौजूदा विधायक हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनके क्षेत्र के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वारसी साहब। विधायक जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। हमारे न्यूज मंथन के दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी राजनीति में आने का क्या मकसद था और शुरुआती राजनीति में आपके राजनीतिक गुरु कौन रहे? वारसी साहब, राजनीतिक गुरु का जहाँ तक सवाल है तो हमारे पिताजी बहुत बड़े सोशलिस्ट थे जी। और वो हमारे एक रिलेटिव हैं जो 67 और में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और 69 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। और पिताजी वो दोनों लोग साथ साथ रहते थे, आपस में हम दोनों लोग रिश्तेदार थे। और राजनीति के क्षेत्र में जाने का सिलसिला हमारे परिवार ही से हमको मिला और हमारे पिताजी के वजह से हम राजनीति में सक्रिय रूप से आगे बढ़े। हमको सुनने में पता चला कि आपके राजनीतिक गुरु स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी थे। हाँ, ये जरूर है कि जब 84 का चुनाव बेनी प्रसाद वर्मा जी लड़े कैसरगंज से जी। तो हमारे पिताजी का क्षेत्र में सोशल होने के नाते उनसे संपर्क था पहले से और उनके प्रचार प्रसार में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मौका मिला। और उस चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी जीती, लोकदल पार्टी हार गई थी। उसके बाद ग्रेजुएशन करना हुआ तो वहाँ पिताजी के अपने माध्यम से बेनी बाबू के आवास में रहकर पढ़ाई लिखाई का कार्य उनके साथ रहकर किया। तो राजनीतिक गुरु माना जाए तो बेनी बाबू भी हमारे माने जा सकते हैं। 2022 के चुनाव में आप पर पार्टी भरोसा करती है, क्योंकि पिछले जो प्रत्याशी, पिछले 4 बार के प्रत्याशी रामतेज यादव जी की जगह आपको पार्टी भरोसा करती है, आप पर, आपको टिकट दिया जाता है और आप पहली बार विधायक बनते हैं। इसको लेकर के क्या आपके विचार है? देखिए, पार्टी में तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे परिवार के लोग 67 और 69 से चुनाव लड़ते रहे, आगे भी जो पार्टी का कैंडिडेट रहा उसका समर्थन करते रहे। तो पार्टी में एक मैसेज रहा कि हम पार्टी से ईमानदारी से काम करते हैं, पार्टी में हैं। तो इसी वजह से हमको लग रहा है कि हम पे पार्टी ने भरोसा किया और जनता ने भी हमारे ऊपर भरोसा किया। उसी का नतीजा रहा कि हम विधायक बने। पहली बार में आप विधायक बनना बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसा क्या मतलब रहा? ये सबसे बड़ा श्रेय जनता का जाता है जी। जनता ने अपने इखलाक मोहब्बत से हमको नवाजा, समर्थन दिया, उसी के माध्यम से हम विधायक बने। नहीं, 22 के विधानसभा चुनाव में आप मसूद आलम का, गोंडा से ताल्लुक रखते, मसूद आलम का टिकट होता है, उसके जस्ट 24 घंटे के बाद में आपको टिकट मिलता है, क्योंकि उनका टिकट जैसे ही होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पुतला फूका जाता है कैसरगंज के अंदर, उसके जस्ट 24 घंटे के बाद में आपको टिकट फाइनल आपका होता है। देखिए, वो घटनाक्रम के समय तो हम बहुत ज़्यादा उसको इसलिए नहीं संज्ञान में लेना चाहेंगे कि उस समय हम लोग लखनऊ में ही थे। क्षेत्र में मोबाइल के माध्यम से सुनने और देखने का जो मिला, अब ये किसका हाथ रहा है इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं, लेकिन राजनीतिक में प्रतिस्पर्धाएं होती है, विरोध रहता है, तो हो सकता है कि विरोधी लोगों ने इस प्रकार से एक समाज को बांटने के लिए, समाजवादी पार्टी को विभाजित करने के लिए, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने ही ऐसा खेल किया हो। नहीं, आरोप ये लगाए गए कि आप मसूद आलम का टिकट कटवा करके आप आपको टिकट दिया जाता है
और इसका मतलब आरोप लगता है पूर्व मंत्री यासिर शाह के ऊपर कि उन्होंने अपने चहेते आनंद यादव को टिकट दिलाया और उसका खामियाजा वो अपने विधान सदर सीट पे देखते हैं और चुनाव वो हार जाते हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल मसूद साहब को टिकट मिला, उसके बाद टिकट कट के हमको मिला। जी और मंत्री जी के परिवार से भी हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। और बड़े मंत्री जी डॉक्टर वकार साहब भी हमारे घर आना जाना रहता था। मंत्री जी भी पार्टी में एक अच्छे पद पे रह चुके हैं। आज भी उनका एक अच्छा पार्टी में क्रेज है। तो मंत्री जी का तो जरूर सहयोग रहा उनको टिकट दिलाने में, साथ साथ जिला कमेटी का सब लोगों का सहयोग रहा। और उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि टिकट मसूद साहब का कटा और हमको दिया गया। कैसरगंज विधानसभा में करीब 38% मुस्लिम समाज का वोट है जी और आपको टिकट जब 22 में मिला, जी एक मतलब एकजुटता जो मुसलमानों को लेकर के एकजुटता दिखाई दिया आपके प्रति, जी उसको लेकर के आनंद यादव क्या सोचते हैं? देखिए, 22 के चुनाव में हम्म, 100% एकजुटता दिखाई थी, जहाँ तक मुस्लिम समाज का। जी और उसी का नतीजा रहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अंतर वोटों से मैंने हराने का काम किया। जी और मुस्लिम समाज, अदर मुस्लिम समाज के लोगों ने मुझ पे पर भरोसा किया। सब लोग एक होकर एक रास्ते पे समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किए। उसी का नतीजा रहा कि हम आपके सामने विधायक के रूप में बैठे। आपके क्षेत्र पखरपुर ब्लॉक में एक राम संवारे उर्फ ननकू यादव का नाम का व्यक्ति जो है, उसकी मृत्यु हो जाती है। हम्म। आपके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि आप घटनास्थल पर पहुंचे नहीं और पीड़ित परिवार से मिले नहीं। ऐसा क्या मतलब डर था कि जो आप देखिए, जिस समय घटना हुई है उस समय हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। जी चलने फिरने में हम बिल्कुल असमर्थ थे। डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए सलाह दिया था, तो इसलिए हम घटनास्थल पर नहीं गए। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को भेजने का काम किया था। इस समय पूर्व मंत्री यासर शाह को लेकर के जिस तरीके से पूरे जनपद में टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर के आनंद यादव क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ पे ताकत होती है वहीं पे विरोध होता है। राजनीति में जितने बड़ा ताकतवर नेता होगा उतने ज़्यादा उसको विरोधी भी होगा। तो हम तो सोचते हैं कि इसमें हमारे जिले की पार्टी की, हमारे नेता की ताकत बढ़ रही है, इसलिए विरोधी। आपके विधायक बनने के बाद में आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या सोच के रखा था कि हम विधायक बनेंगे और मुझे किस तरीके से अपने क्षेत्र के लिए काम करना? मैंने सोचा तो बहुत कुछ था। और सबसे पहला तो मेरा सोच ये था कि जो थाना तहसीलों में जो बार्गेनिंग होती है, जी इसको बंद किया जाए। गरीब जनता जो पिस जाती है, पिसने ना पावे। और दूसरी चीज, जो भी चाहे विकास निधि हो, पूर्वांचल विकास निधि हो, स्टेट निधि हो, इन सब का उपयोग, सदुपयोग जनता के क्षेत्र में हो और वो दिखाई पड़े। हाल ही में आपके विधानसभा में जंगली जानवरों को जो आतंक था, हम्म, उसको लेकर के आपने अल्टीमेट दिया था प्रशासन को कि 3 दिन के अंदर अगर उनको नहीं पकड़ा जाता है तो हम धरना करेंगे। उस पे आप अपना वो बताइए। हाँ, मैंने अल्टीमेटम दिया था। जी अल्टीमेटम के बाद प्रशासन के लोगों ने हमसे बात किया कि हमको समय थोड़ा और दीजिए और ये दुर्गा पूजा, दशहरा निपट जाने दीजिए। उसके बाद आप धरना प्रदर्शन अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो करिएगा। उसके बाद भी घटनाएं आज भी हो रही हैं, कंट्रोल नहीं हो पाया है। लेकिन त्योहार पे त्योहार होने की वजह से हम थोड़ा समय बढ़ाते गए हैं। हम अपने बात पे आज भी कायम हैं। अगर पूरी तरह से घटनाएं नहीं रुकी, पूरी तरह से हिंसक जानवरों का अगर पकड़े नहीं गए, मारे नहीं गए, तो हम किसी भी समय एक दिन पहले हम नोटिस देकर धरना पर बैठने का काम करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
घटना उस क्षेत्र में जाते हैं, उनका क्या बोलते हैं दौरा होता है। आपकी पार्टी की तरफ से अभी तक तो कोई प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं गया वहां पे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है देखो समय मिला तो हम स्वयं, नहीं तो हमारे परिवार का, पार्टी के जिम्मेदार लोग, सब लोग एक मिल के वहाँ मौके पे जाने का काम करें। पिछले महीने कलेक्ट्रेट सभागार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ में विकास कार्यों को लेकर के एक समीक्षा होनी थी। उसमें जब आप गए निमंत्रण पर, उसके बाद में आपको बाहर कर दिया जाता है, क्या हुआ था? देखिए वासी साहब, हमको डीएम कार्यालय से एक लेटर मिला था जी। जिसमें 18/9/2025 को 1 बजे विकास कार्य की समीक्षा बैठक का हवाला दिया गया था और उसमें ये भी कहा गया था कि आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। इसके साथ साथ एक फोन भी आया था कलेक्ट्रेट से जी। कि आपको मीटिंग में आना है। दूसरी चीज, हमारे क्षेत्र में उस समय भेड़ियों का आतंक बहुत जोरों पे था। जी। कई लोग मारे जा चुके थे और कई घटनाएं हो चुकी थी। मैं परेशान था, जी। मेरे क्षेत्र की जनता भी परेशान थी। तो मेरे दिमाग में आया कि हम जाएंगे मीटिंग में, तो इस घटना का जिक्र करके हम कुछ ना कुछ अपने जनता को राहत की सांस दिलाने का काम करें। हम जाके सभागार में बैठ गए और उसके बाद केशव मौर्य डिप्टी सीएम आते हैं, उनके साथ डीएम सीडीओ सारे जिले के अधिकारी आते हैं। हमको देखते ही वो आग बबूला हो गए और कहेगी आप डीएम के चैम्बर में बैठ जाइए और बाद में आपसे बात करेंगे। मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, भेड़िए का आतंक है, कई लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। जी। समस्या का हमारे निदान और समाधान करने पर विचार कर लीजिए, हम चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ सुनेंगे नहीं, बाद में आपसे बात करेंगे, इस समय कुछ नहीं सुन। और डीएम और सीडीओ को मेरे चेयर के पास भेजा और कहा आप इनको लेकर जाइए, अपने चेम्बर में बिठाइए। मुझे काफी अपमानित करने का काम किया। निमंत्रण किधर से मिला था? किसके डीएम द्वारा आप तक पहुंचा था? डीएम डीएम साहब के दस्तखती मिला था। हमारे पास एक फोटो कापी भी है उसकी, जी। तो देख सकते हैं कि डीएम के दस्तखती मुझे निमंत्रण मिला था। जी। इसी आधार पे हम वहाँ पे गए थे, लेकिन हमको मीटिंग से बाहर करने का काम किया गया, जो ये लोकतंत्र की परंपरा में पहली बार ऐसा देखने को जी। मिला था, जो बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप अपने जनपद में हम्म। कैसे काम करवाते हैं अधिकारियों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सच्चाई पूछी जाए, सच्चाई अगर आप मुझसे जानना चाहते हो, जी। तो सत्ता पक्ष के विधायक भी काम नहीं करवा पा रहे। विपक्ष की तो बात ही छोड़िए, बहुत सारे विधायक हैं जो उनको ऑफिसों में अपमानित होना पड़ रहा है। हम लोगों को तो विपक्ष में होने के नाते कुछ अधिकारी लिहाज करते हैं, कम से कम फोन पे या वैसे मौखिक रूप से सुन लेते हैं। काम तो नहीं करते हैं, लेकिन सुनते हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन विपक्ष की बहुत बड़ी दुर्दशा है। उसकी वजह क्या है कि गैर राजनीतिक व्यक्ति जो मंदिर में पुजारी को अगर राजनीतिक कुर्सी पे बैठा दिया जाए जी। या राजनीति करने वाले को मंदिर के पुजारी का स्थान दे दिया जाए तो अटपटा लगेगा, काम नहीं ठीक से कर पाएंगे। जी। वही हाल हमारे प्रदेश का है कि मुख्यमंत्री जी जो है वो बहुत बड़े मठ के पुजारी हैं और वो बहुत बड़े प्रदेश की कुर्सी मिल गई है, तो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। न उनसे सत्ता पक्ष के विधायक खुश हैं और न विपक्षी खुश है, सब उनसे निराश हैं। जी। आपके क्षेत्र में आपके विधानसभा में विद्युत कटौती को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? विद्युत की व्यवस्था बहुत ही दयनीय थी। जी।
बहुत ज़्यादा खराब थी, जिसमें जानकारी होने पर कुछ सुधार करने का प्रयास किया गया है। नहीं तो विद्युत का ये पोजीशन था, किसी एक साथ सारे क्या कहते हैं वो फीडर चालू नहीं किए जाते थे। जब 2 फीडर बंद किए जाते थे तो 2 चालू रहते थे, 2 फिर चालू होते थे तो 2 फिर बंद किए जाते थे। इस इसकी जानकारी होने पे कुछ क्षमता वृद्धि हुई है, कैसरगंज भी पावर हाउस की क्षमता वृद्धि हुई है, फखरपुर की भी हुई है, बकला की भी हुई है, जिससे कुछ थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। लेकिन आज भी विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, विद्युत मिल नहीं पा रही है समय से, और समय पर लोगों को विद्युत कटौती की जा रही है कि जैसे उनका सही समय, बच्चों के पढ़ने का समय विद्युत नहीं है, सिंचाई के समय बिजली नहीं है। इस प्रकार से विद्युत की समस्या हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक लाइनें नहीं पहुंची है, वहाँ आज भी लोग बिना विद्युत के रह रहे हैं, बिल्कुल जंगलों की तरह रह रहे हैं। तो ये समस्याएं हैं, इस समस्या इस सरकार में विद्युत की समस्या, पढ़ाई की समस्या, दवाई की समस्या बड़े पैमाने पर है। ये जब सरकार बदलेगी तभी ये समस्या दूर होगी, उसके पहले ये समस्या दूर नहीं हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के को लेकर के वो सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, हालांकि उनके मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं करती है। ऐसा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा फूट डालो राज करने वाली नीति तैयार कर रही है। वो आज भी समाजवादी पार्टी में फूट डालने का काम कर रही है, उसी के वजह से ऐसा बयान दे रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर सबका विकास करने का काम पहले भी किया है, और सबका सम्मान देने का काम पहले भी किया है। आगे भी समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर, विशेष तौर से मुसलमान समाज की, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वासी साहब, मुस्लिम समाज हमारे प्रदेश में, हमारे देश में अल्पसंख्यक समाज कहा गया है, और हमेशा इनको नाइंसाफ़ी मिली है। समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार आई है तो इंसाफ देने का काम और बराबरी का दर्जा देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आगे भी मौका मिला तो ये समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज को बराबरी में समता समानता लाने का काम करे। कैराना से सांसद आपकी पार्टी के इकरा हसन के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है लगातार कई दिनों से, उसको लेकर के आपके मुखिया अभी तक कोई सकारात्मक बयान नहीं दिया। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा हम मानने को तैयार नहीं है कि वो सकारात्मक बयान न दें। उनके नोटिस में जो भी किसी भी छोटे से कार्यकर्ता से बड़े से नेता से कोई भी मामला आता है संज्ञान में, तो वो चीज़ वो रखते हैं। इसके अभी हम 1 हफ्ता पहले भी हम अपने सांसद के बात वो पत्रकारों के बीच में रख रहे थे। इकरा हसन जो सांसद हैं उनकी बात रख रहे थे, मेरे सामने की बात है, लेकिन ये भी साथ साथ कह रहे थे कि हम लोग बात उठाते हैं, रखते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है, सरकार सुनने को राजी नहीं। जब आप विधायक बने थे 2022 में, आपने उस समय विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था अपने क्षेत्र के लिए, बाढ़ पीड़ित इलाका आपका कुछ क्षेत्र आता है, उसको लेकर, बांध को लेकर के आपने एक विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था। वो मुद्दा सिर्फ वहीं तक सीमित है कि उस पर कुछ काम भी हुआ? नहीं, मैंने बाढ़, कटाव और जो बांध के ऊपर रास्ता खराब है, ये सारे मुद्दे उठाए थे, जिसमें कुछ कहीं कहीं रिपेयर का काम हुआ है। जी। हमारे क्षेत्र में गौड़ैया नंबर 3 और मझारा थोकली के बॉर्डर पे जो 1100 बाजार थी, जो कटान से प्रभावित होती थी, और उस पे पूर्ववर्ती सरकारों ने कई बार वहाँ पे जाके लोगों को आश्वासन दिया था कि यहाँ हम बांध बनवा देंगे, यहाँ पे हम कटान रोक देंगे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। जब 2022 में हम चुनाव जीते
उसके बाद हम वहाँ पे गए, एक कार्यक्रम था बाबा साहेब की जयंती, तो उस पे गए तो ये चीज़ वहाँ पे लोगों ने रखा कि यहाँ कटान वाली बहुत अहम समस्या है, और इस बार हम लोग घाघरा के पेड़ के अंदर चले जाएंगे। तो हम भी मौके पे गए, देखे, देखने से लगा कि यहाँ कटान की बहुत अहम समस्या है। तो उस समय मैंने वहाँ लोगों से कहा कि देखिए, अब इतनी जल्दी कोई परियोजना बना के शासन से पैसा ला पाना संभव नहीं है। इस बार कटान होगा, उसमें हम रोकने में सक्षम नहीं अपने आप को पा रहे हैं, लेकिन ये जरूर वादा करते हैं कि अगली बार 1 भी इंच यहाँ पे जमीन हम कटने नहीं देंगे। 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं आपके कार्यकाल के। जी। अभी तक आपने अपने क्षेत्र के लिए किन अहम मुद्दों पर काम किया? तो ये तो अधूरा रहेगा, इसलिए कटान वाली तो बात पूरी हो जाए। कटान कटान वाले मुद्दे पे फिर अगले सत्र में 23 में मैंने परियोजना बनवाई, 23-24 के सत्र में। और एजुकेटिव इंजीनियर कुशवाहा थे, फिर शासन में आई परियोजना पास करा के 5.25 करोड़ रुपए वहाँ पे मंजूर करा के, और कटान रोधक पिचिंग का कार्य मैंने वहाँ पूरा कराया, जिससे आज भी वहाँ मार्केट और विद्यालय और आम जनता वहाँ सुरक्षित है। लेकिन अभी भी मतलब जब बाढ़ आती है फिर भी कटान होता है, उसके लिए अभी तक कोई उपाय नहीं? नहीं, उसके लिए दूसरी परियोजना बिरजा पकड़िया के पास बनी है, वो पिछली बार मिस हो गई, लेकिन इस बार उम्मीद है कि पास हो जाएगी। 1100 रेती साइड भी हाँ, काफी कटान वहीं की बात करना, जी। जहाँ तक उम्मीद है कि अगले साल तक हर पॉइंट पे पिचिंग का कार्य पूरा कर लिया। और कौन कौन से कार्य अपने क्षेत्र में आपने करवाए जो लोग लिए अहम थे? अहम कार्य तो जहाँ जहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे मैंने लाइट लगाने का काम किया है। और लगभग 70% गाँवों में मैंने कुछ न कुछ अपने तरफ से विकास कार्य करने का काम किया है। और शेष 30% गाँव बचे हैं, उसमें भी हम अपने कार्यकाल के दौरान विकास कार्य करने का काम करेंगे, ये मैंने सोच रखा है, और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आने वाले 27 के विधानसभा चुनाव में आप किन मुद्दों के साथ में क्षेत्र में जाने वाले? 27 के चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, पढ़ाई का मुद्दा, दवाई का मुद्दा, तमाम किसानों की समस्याएं, खाद बीज के लिए किसानों को लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं, दवाई महंगी हो रही है, पढ़ाई महंगी हो रही है, शिक्षा गांव से दूर होती जा रही है, नौकरी से हमारे नौजवान दूर होते जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जो विकास कार्य पूर्ववर्ती सरकार, हमारी सरकार ने किया था, वो सारे विकास कार्य रोक दिए गए हैं, और ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसलिए जनता सब समझ गई है, सबसे अहम समस्या तो किसानों की है। किसान के खेतों को छुट्टा जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं, सांडों से लोगों की जानें जा रही हैं, सरकार कुछ करने को तैयार नहीं। गौशाला तो सरकार कह रही कि हमने जगह जगह गौशाला बनाया है छुट्टा जानवरों के लिए, और वो नौकरी को लेकर के कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा नौकरी देने का कार्य किया है। नौकरी देने का कार्य किया है, तो जितनी बार परीक्षाएं सरकार आयोजित की है, आरोप लगाते हैं कि हमने भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया। पिछली सरकार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार थे, घोटाले थे, कई तरीके के आरोप भाजपा लगाती है। भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा है। अभी अयोध्या में जो सड़कें बनी, जो आपके क्या कहते हैं, ये रेलिंग बनी, पूरी पूरी सड़कें बरसात होने से पहले धंस गई। भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा है कि इसकी कल्पना न हमारे प्रदेश के लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने कभी न सोचा था, न किया था। उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, उससे ज़्यादा चोरी छिनैती डकैती हो रही है। इसकी कल्पना हम लोग नहीं किए थे कि ऐसा भी कभी हम लोगों को दिन देखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए,
दो चार घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी कि चोरी की हो चाहे छिनैती की हो। दिन में लोगों को चलना मुश्किल है, शाम के बाद अगर लोग गांव देहात में अगर मार्केट से घर जाते हैं तो रास्ते में लोग उनका जेवर हो पैसा हो छीन लिया जाता है। आने वाले 27 चुनाव में आपकी क्या कौन सी ऐसी रणनीति रहेगी जिससे आप जनता के बीच में जा करके अपने द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के और चुनाव में फिर से विधायक बनने के लिए सोचते हैं? देखिए, यहाँ तक सवाल है 27 के चुनाव में, 27 चूंकि हम बराबर जनता के बीच जाने आने का काम कर रहे हैं जी। और चुनाव के समय हमको जनता का भरोसा जीतने के लिए पर्याप्त है कि हम पहले से ही जब उनके बीच में बने रहते हैं, आते जाते हैं, हमसे जो बन सकता है, जो हम कर सकते हैं वो कार्य कर रहे हैं, तो जनता का भरोसा जल्दी मुझसे उठेगा नहीं। उसी आधार पे जनता हमको उम्मीद है कि दोबारा फिर विधानसभा भेजने का काम करें करते जनता रहते के हैं। बीच में आप कितना समय देते हैं? जनता के बीच में अगर हम क्षेत्र में है तो 24 घंटा हम जनता के बीच में काम करते जी। हैं। जनता आपको लेकर कितना खुश है? जनता अब ये तो आप आरसी साहब जनता के बीच में जाइए पता कर लीजिए। नहीं, कभी आपने महसूस किया कि हाँ, हमारी जनता हमारे प्रति संवेदन रखती है, कैसे नहीं, सोचती है? हमको तो कभी इसको महसूस करने की आप जरूरत? हाँ, हमको तो पूरा भरोसा है कि जनता हमारे कार व्यवहार से पूरी तरह संतुष्ट है। समाजवादी पार्टी से आपके कैसे संबंध? समाजवादी सिर्फ एज ए विधायक तक सीमित है या और मतलब तरीके से मतलब संबंध है? समाजवादी पार्टी हमारी जनजातीय पार्टी है, जी। पुश्तैनी पार्टी है। और हमारे पिताजी के पिताजी जो प्रधान रहे तब भी इसी पार्टी का नाम कुछ भी रहा हो, लेकिन हमेशा समर्थन में रहे, पिताजी हमारे समर्थन में रहे, हम लोग। तो पार्टी एक रही है और एक सोच है और उसी आधार पे हम लोग तन मन से पार्टी में काम करते रहते हैं। अखिलेश जी आप पर कितना भरोसा करते हैं? 100%। ऐसी कोई घटना जो नेताजी से जुड़ी हुई हो, अपने हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए वासी साहब, 1984 में जब बेनी बाबू चुनाव लड़े लोकसभा के, जी। चुनाव हार गए, उसके बाद असेंबली के चुनाव हुए 1985 में, जी। तो चुनाव जीत गए। उसके बाद हमारे फादर जो क्षेत्र में काफ़ी सोशल थे, जी। उनके अच्छे ताल्लुकात थे बेनी बाबू से, फिर हम लखनऊ आए पढ़ने के एतबार से और यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे थे और उन्हीं के आवास में दारुसफा 115 नंबर में रहते थे। वहाँ पर बड़े नेताजी बराबर आते जाते थे, आजम साहब वहाँ आते जाते थे, अवधेश प्रसाद जी आते जाते थे और ऑल इवन पार्टी के जितने भी नेता थे, कभी कभी वहाँ विधानमंडल दल की बैठक भी हुआ करती थी जिसमें सारे विधायक सारे नेता आते थे। नेताजी से भी हमारा संपर्क बना और थोड़े दिन बाद बेनी बाबू आश्वासन समिति के चेयरमैन, उस समय लाइन वन ऑफ डायरेक्ट फोन वहाँ आवास पे लग गया। नहीं, पहले एक्सचेंज में कॉल करो, फिर एक्सचेंज वाले मिला के तो बात कराते थे। और नेताजी उस समय दिल्ली में थे और वहीं पे चौधरी साहब का निधन हो गया था, चौधरी चरण सिंह का। नेताजी ने वहां से फोन किया हमारे यहाँ 115 नंबर में। कई बार जब घंटी वो बड़ा सा फोन था, उसकी रिंग बड़ी तेज थी, तो हम जग गए उस बेल बजने से। फिर हम फोन उठाए और थोड़ा मुझे बात करने की, चूंकि मुझे पता नहीं था कि नेताजी ने फोन किया, हमने सोचा हो सकता है कोई क्षेत्र का फोन किया होगा। तो मैंने तेज आवाज में पूछा, आप कौन बोल रहे हो? उधर से आवाज आ रही थी कि वर्मा जी कहाँ है। तो हमने कहा पहले आप बताइए आप बोल कौन रहे। तो मैंने इधर से ये रिपीट करते रहे कि आप बोल रहे हो, उधर से आवाज आती थी कि वर्मा जी कहाँ। वर्मा जी कहाँ? हाँ, हाँ। फिर बेनी प्रसाद वर्मा जी। हाँ, फिर नेताजी ने मुझे डांटा और कहा कि जिद क्यों कर रहे हो, मुलायम सिंह बोल रहे। जी, मुलायम सिंह जी।
हाँ, उन्होंने कहा जिद क्यों कर रहा है, मुलायम सिंह बोल रहा। अब तुझको पता है कुछ चौधरी साहब का निधन हो गया? तो कहा जी हमें नहीं मालूम है। तो कहा कि साइकिल वगैरह साधन है कोई तुम्हारे पास? हम कहा जी हाँ साइकिल है। तो कहा चले गए पार्टी कार्यालय और वहाँ जगजीवन से बता दीजिए, जगजीवन बाबू वहाँ कार्यालय देखते थे। कहा जगजीवन बाबू से बता दीजिए कि समाचार पत्रों में और मीडिया में खबर, ये न्यूज भेज दें कि चौधरी साहब का निधन। हम कहा जी हम जा रहे हैं, ये नेताजी तुरंत है। तो तुरंत हम वहाँ से फोन रख के फिर साइकिल उठाए और जाके वहाँ जगजीवन बाबू जी को ये पूरी बात बताए और उन्होंने लेटर टाइप करके हर जगह सूचना भेजने का काम किया। ये घटना मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि हम नेताजी से थोड़ा बातचीत करने में हम समझ नहीं पाए, तो उन्होंने मुझे डांटा था। कैसरगंज विधानसभा में आपकी छवि एक ईमानदार और साफ सुथरी जानी जाती है। 2022 में आपको समाज का वोट मिला था, लेकिन इस समय आपके समाज के कुछ लोग यादव मुस्लिम की एकता को भंग करने में लगे हैं। इसको लेकर के माननीय विधायक जी क्या सोचते हैं? देखिए ये चीजें बहुत पहले से हम लोग देखते रहे हैं और जो लोग इस तरह के गलत रास्ते पे चलने का काम करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। और छोटी छोटी चीजों पे हमारे नेता, हम लोग छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा उस पे मंथन नहीं करते। ये विपक्ष की तो मतलब वो नहीं है कि हाँ विपक्ष द्वारा ये प्रयोजित हो। विपक्ष का काम ही यही है जी। वो तो मौका पाके यही काम करते हैं। राम सवारे की घटना में भी यही काम किया विपक्ष ने, क्या क्या बयानबाजी किया, क्या क्या घटना को बताने का काम किया। वही चीज ये जो देखने को मिल रहा है, विपक्ष तो चाहते ही है कि वोट डालो राज करो। ये ताकत, सबसे बड़ी ताकत एकजुटता में है और जब विभाजित हो जाएंगे लोग तो ताकत कमजोर होगी, विपक्ष फायदा उठाएगा। विपक्ष का तो हाथ रहता है सब चीजों में हथियाने में, लेकिन वो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि विपक्ष का हाथ है या नहीं है। लेकिन ये सब चीजें कोई संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बस खत्म हो जाएंगे और हम लोग कार्यकर्ता नेता सब एक होके पार्टी की सेवा करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपके जनपद बहराइच में बलहा विधानसभा से सावित्रीबाई फूले, जो कि पूर्व सांसद भी रही हैं, पूर्व विधायक भी रही हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का हाथ थामा है। कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा, इस पे आनंद यादव जी क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हजम नहीं हो रहा है। अगर समाजवादी पार्टी कहा कहा जाता है कि पीडीए की जो रणनीति है उसके तहत समाज के हर वर्ग के लोग जुड़ना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन विपक्ष को ये हजम नहीं हो पा रहा। इस पर विधायक जी क्या सोचते हैं? विपक्ष तो घबरा जाएगा ही ये भाई, जब सारे पीडीए के लोग एक एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे तो विपक्ष के पास कुछ है नहीं, पूंजी कुछ नहीं। विपक्ष जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं ये केवल फूट डाल के बैठे हैं, विभाजन करो राज करो, विभाजन करो राज करो, विभाजन करो राज करो, यही नीति पे। और इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई विकास का कार्य है। एक कोई काम आप लखनऊ में ही विकास का कार्य बता दीजिए जिससे नौजवानों को रोजगार मिला हो, जनता को राहत मिली हो, या उस विकास कार्य को सरकार गिना सके। और हम तो दर्जनों काम भी गिना सकते हैं आज भी, जबकि 12 से 17 में 5 साल सरकार हमारी रही। आप चाहे इकाना स्टेडियम ले लीजिए, चाहे मेट्रो ले लीजिए, चाहे आप सामने लोक भवन बना है, लोक भवन इतना अच्छा बना है कि जो पुराना सचिवालय उससे भी बेहतर बना है, हाई कोर्ट बना है, और आगरा एक्सप्रेस वे, मेडिकल कॉलेज, मेदांता हॉस्पिटल, तमाम सुविधाएं, 100 डायल और तो 1090, तो ये तमाम सुविधाएं हमारी सरकार ने, कन्या विद्याधन और समाजवादी पेंशन, लैपटॉप, तमाम सारी सुविधाएं जो दे रहे थे वो सारी सुविधाएं बंद करके, नहीं बंद हुई हैं तो उनको कन्वर्ट कर दिया गया, उनको बर्बाद करने का काम किया गया है।
नया कोई काम इस सरकार ने किया हो तो हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहा हो। आप पत्रकार हैं, आप भी जान सकते हैं कि कहीं कोई ऐसा काम हुआ हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार पैसा का दुरुपयोग करने में लगी है, पैसा लूटने में लगी है। गुजरात के लोग, तमाम लोग यहाँ भरे पड़े हैं जो ठेकेदारी करते हैं, पैसा को लूट कर अपने वहाँ ले जा रहे हैं। जी लेकिन अब उसमें आप एक योजना चली है इनकी, हर घर नल जल योजना। जी। हर घर नल। नल जल योजना, इसमें हर गांव पंचायत में 200-250 करोड़ रुपया तक खर्च होने का काम कर, 100 करोड़ से लेकर 150, 200, 250 करोड़, इस प्रकार से पैसा खर्च हो रहा है। एक भी गांव में वो योजना सक्सेस नहीं है। जिस दिन इसकी जांच होगी तो इस विभाग के सारे अधिकारी से लेकर मंत्री तक जेल में जाने के अलावा कहीं जगह नहीं मिली। तो ये थे विधायक कैसरगंज आनंद कुमार यादव जी, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य के न सही होने के बावजूद हमको समय दिया। इसके लिए विधायक जी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वारसी साहब, आपको, आपके चैनल को, आपके सभी साथियों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं और दिली मुबारकबाद।